बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ लाई साहब से आज दिन में 2 बार मिले और ये कोशिश की जा रही है कि चौधरी परवेज़ लाई वापस आ जाएं, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और कैंप जेल में उन्हें बंद रखा हुआ है। अब देखना यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की ऑफर किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि आज की 2 मुलाकातों के बाद ये तय पाया है कि फिर दोबारा मुलाकात होगी और चौधरी मोहम्मद सलाई जो मुल्क से बाहर हैं उनसे मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कोशिशें काफ़ी रोज़ से हो रही हैं कि चौधरी परवेज़ लाई वापस आएँ और चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर सियासत में अपना किरदार अदा करें। अब फैसला चौधरी मोहम्मद सलाई और चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में है कि क्या वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में वापस आ जाते हैं या तहरीक इंसाफ के साथ ही अपना सियासी सफ़र जारी रखते हैं। दूसरी तरफ दुबई के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के माबैन काफ़ी सारी चीज़ें तय पा रही हैं। ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्या सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है? क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर फ्रेंडली इलेक्शन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन? अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो फिर मद्दे मुकाबल कौन होगा? पंजाब के अंदर जहांगीर खान तरीन आज लंदन से वापस पहुँच चुके हैं और ये कहा जा रहा था कि ईद के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुतहरक होगी। जहांगीर खान तरीन जब वापस लौटेंगे तो सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अमार मसूद साहब, चीफ एडिटर हैं वही न्यूज़ के। अमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने को। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब, ब्यूरो चीफ हैं एक्सपेक्स मीडिया ग्रुप के इस्लामाबाद के। राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आमिर साहब, ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन बार बार जा रहे हैं, परवेज़ लाई आखिर मान क्यों नहीं रहे? असल में मैं आपको ये बताऊं कि इस मामले की जो किंग पिन है ना, जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहते हैं, वो ना चौधरी शुजात हुसैन रहे हैं ना परवेज इलाही साहब रहे हैं। वो अब मोहम्मद इलाही साहब बन गए। फैसला उनकी सवाबदी पे है। मोहम्मद इलाही ने परवेज इलाही को एक बहुत बड़ा तारीखी यू टर्न लेने पे मजबूर किया था, जिसकी वजह से उनके खानदान में भी इख्तलाफात हो गए और उनकी पार्टी जो छोटी सी पार्टी थी वो भी तितर बितर हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस सारे यू टर्न से मोहम्मद इलाही ने बहुत ज्यादा फवायद भी उठाए हैं और उसके बाद जब उनके वालिद के साथ इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और आपको जो परवेज इलाही साहब ने पहली रात जेल में गुजारी उसका अहवाल पता होगा। उन्होंने जेल के अंदर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बाहर मेरे लिए कुर्सी लगाएं और पूरा प्रोटोकॉल वजीर आला वाला दें, लेकिन परवेज इलाही ने उनके दुख के बारे में, उनके ऊपर होने वाले मजालिम के बारे में ट्वीट तो किया, लेकिन मोहम्मद इलाही ने ट्वीट किया लेकिन मोहम्मद इलाही साहब मुल्क में वापस नहीं आए और उनकी वापसी से बहुत सारे राज खुलने हैं। मेरे ख्याल में मोहम्मद इलाही, अब परवेज इलाही और चौधरी शुजात की जो कदामत पसंद सियासत है उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और अब जिस मुल्क में उनका बसेरा है वही वो क़याम करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये भाई आपस में लड़ते हैं, इनके दरमियान मार कुटाई होती है, इनकी सियासत खत्म होती है या नहीं होती, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। परवेज इलाही का मसला ये है कि उन्हें मोहम्मद इलाही की जान को बचाना है या उनके ऊपर जो इल्जामात है उनसे उन्हें बचाना है। चौधरी शुजात साहब की जाहिर है यही कोशिश होनी चाहिए कि वो खानदान जो टूटा था, वो जो पार्टी टूटी थी, वो किसी तरह मुत्तहिद हो जाए, लेकिन उसके इम्कानात बहुत मुश्किल नजर आते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, चौधरी खानदान जो टूटा था वापस जुड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज लाई तो काफ़ी हद तक मान चुके हैं, बस मोहम्मद सलाई को एतमाद में लेके फैसला कर दिया जाएगा। देखें, बात आज मीटिंग्स हो रही हैं, चौधरी शुजात साहब जा रहे हैं, वजात हुसैन का जाना, ज़ाहिर है वजात हुसैन अपने बड़े भाई शुजात साहब को छोड़ के कज़न के साथ चले गए थे और पहले उनके साहबजादे, फिर वो खुद सारे, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात भी चौधरी वजात हुसैन ने अपने भतीजों पे लगाए थे और उन्होंने उसके ऊपर मादरत भी की बड़े भाई के साथ बैठ के। जब वो हो गई तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, चौधरी शुजात हुसैन के ज़राए और वजात हुसैन के करीबी ज़राए दोनों कह रहे हैं कि हम पूरी उम्मीद हैं कि चौधरी परवेज इलाही को वापस लेकर आ जाएंगे और जाहिर है कि उनकी वापसी इसके अलावा नहीं होगी कि मोहम्मद इलाही ऑन बोर्ड भी होंगे
और कल तक लोग यकीन कर रहे हैं, जो उनके लोग बता रहे हैं कि कल तक को फाइनल हो जाएगा। उसमें मे भी ये भी हो सकता है कि मुनस्सिर लाई की सेफ वापसी हो, उनकी अरेस्ट ना हो और चीजें फिर सारी तय पा जाएंगी। और ये नहीं हो सकता कि चौधरी परवेज इलाही खुद अकेले फैसला कर लेंगे और मुनस्सिर इलाही को रास्ते में छोड़ देंगे। जाहिर है कि वो बाप बेटों ने, और फिर चौधरी परवेज इलाही की अहलिया के हवाले से भी उनका इंटरव्यू भी, जब ये मिलने नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने खुद अपना वीडियो क्लिप भी भेजा, सारों को बताया सब चीजों के। तो अब ये लग रहा है, क्योंकि ये वरना फिर मुलाकातें शायद ना होती। चौधरी खानदान के करीबी जराए ये दावा कर रहे हैं कि कल तक इसका फैसला हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि वो काफ लीग में वापस अपनी पार्टी में आ जाते हैं। तो जाहिर है कि जो कट टू साइज होने का काम पीटीआई का हो रहा है, चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई ने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने तस्लीम किया। सदारत भी बराए नाम दी और वो किसी मेन मुशावरत में इमरान खान साहब उनको शामिल भी नहीं करते थे और ना आज तक किया है। और जाहिर है कि अब तो वो जेल में है। मुनस्सिर इलाही सब कुछ ट्वीट्स पे बता भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब अगर खानदानी वजादारी के ऊपर जब वजाहत हुसैन वापस जा सकते हैं, जिन्होंने बराह रास्त पैसों के इल्जाम लगाए थे, तो मुनस्सिर इलाही और परवेज इलाही का एक पॉलिटिकल फैसला था कि वो समझते थे उन हालात में उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल इमरान खान के साथ है, तो वो चले गए वहां पे। पार्टी का ओहदा भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको दे दिया गया, क्योंकि उनके बही खाओं का ख्याल था कि चौधरी परवेज इलाही को कम से कम पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो वो बना भी दिया, ये खड़े भी हुए, असेंबली भी तोड़ दी। तो मेरा ख्याल है 24 से 36 घंटों में क्लियर हो जाएगी पोजीशन। अमान मसूद साहब, एक तरफ जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ कोई रिलीफ जेल के अंदर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेडिकल बोर्ड जाता है, वो कहता है चौधरी परवेज साहब बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, कोई उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की सिफारिश जो है वो नहीं आती है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि सख्तियाँ कम नहीं हो रही चौधरी परवेज इलाही के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और वो उन्होंने बड़ी दरख्वास्त की थी कि मुझे बी क्लास दी जाए जेल में, लेकिन वो भी शायद उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस है, पर वे किसी भी सियासी शख्सियत के साथ इस तरह का बर्ताव मुनासिब नहीं होता। लेकिन अगर हम जरा माजी के सफ़े पलटाएं तो आपको याद होगा कि परवेज इलाही, मुनस्सिर इलाही साहब जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत या पीडीएम की क़यादत जेल में थी तो किस तरह के रकीक हमले करते थे, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, किस तरह की धमकियां, धौंस और जो गालम गलोच किया करते थे। ये मकाफाते अमल का सिलसिला है जो बदकिस्मती से, इनकी बदकिस्मती ऐसी कि इन्हें बहुत जल्द ही वो वक्त देखना पड़ गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा, मतलब माजी बईद की बात नहीं है, रीसेंट पास की बात है कि ये लोग दंदनाते फिरते थे और ऐलान करते थे ये कर देंगे। और उनके जो रहनुमा परवेज इलाही और मुनस्सिर इलाही के जो एक इंतशारी सियासत में बड़े नामवर है, आजकल उनका नाम लेना भी मना है। मुझे नहीं पता कि अब नाम लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो जो अमेरिका जा कहते थे कि मैं तो जो है उनका एसी उतरवा लूंगा, और फिर ये सारे लोग यहाँ पर तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे कि ये बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तो अब वही जबरदस्त काम इनके साथ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्हें इतने रोना पीटना नहीं चाहिए और किसी हद तक तो बर्दाश्त करना चाहिए। असल में ना मैं आपको बताऊं, हुआ ये कि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, लाडले रहे हुए हैं। इस दफा जो मुनस्सिर इलाही ने पत्ता खेला वो गलत खेला और उसके नुकसानात बहुत जल्दी उनको मिलना शुरू हो गए। अगर तो ये कोई ऐसी सियासी चाल होती जो अगले 5 साल के बाद जिसका नतीजा निकलना होता तो फिर तो हम कुछ और बात कर रहे होते। ये चंद दिनों पहले की बात है और चंद दिनों में ही मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो गया। मैं ये जरूर ख्वाहिश है कि उन्हें जेल में रिलीफ मिले, लेकिन ये भी ख्वाहिश है कि जो कलमात उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के बारे में, सियासी क़यादत के बारे में कहे तो उनको जेल में जरूर सुनवाई जाए। आमिर इलियास सराना साहब, चौधरी मुनस्सिर इलाही अगर वापस आते हैं, कुछ रिलीफ मिलता है उन्हें, पीडीएम की हुकूमत के लिए क्या सियासी नुकसान नहीं होगा? देखें, यहाँ 13 वो जमातें बैठी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ भी रही हैं, हामी भी रही हैं, और सियासत में यही कुछ होता है। क्या चौधरी परवेज इलाही जब पीडीएम के वजीर आला
बन रहे थे और उन्हें बनाया जा रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दी थी और चौधरी शुजात ने गारंटी भी नवाज शरीफ की ली थी बदरिया इसहाक डार। तो अब भी जो सेटअप बनने जा रहा है, मैं तो बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि चौधरी परवेज इलाही जो भी केस हैं, मुनस इलाही जो भी केस हैं, लेकिन सजा ये है कि इन्होंने असम्बली तोड़ी। कुछ वादे हुए थे और गुफ्तगू की गई थी जब वो MP इनको वापस लौटाए गए थे, और उस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़ी नाराज हुई थी जब वो एतमाद का वोट उन्हें मिल गया था कि 6-7 लोग अचानक वापस आ गए थे, वो नहीं आने थे, लेकिन वो इस गारंटी पे आए थे कि असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन उन्होंने तोड़ दी। तो ये गुस्सा जो है उनको भी समझ आ चुका हुआ है कि किसका है और उन्होंने वादा किससे किया था, तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जब चौधरी शुजात हुसैन ये बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन्होंने मुतल्लिका हलकों से पहले क्लियरेंस ले लिया लेकिन है राणा साहब, जितने इल्जामात थे मोनस इलाही है। साहब के ऊपर, जितने इल्जामात थे, करप्शन केसेस की बात की गई, चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस की बात का मुसलसल तज़किरा किया जाता है, ये मुकदमात फिर इसमें रिलीफ मिलेगा तो ये क्या डैमेजिंग नहीं होगा? देखें, इस वक्त फैसला जो कर रहे हैं उनके नजदीक ये है कि साबिक वजीर आजम के साथ, चेयरमैन PTI के साथ जो लोग हैं वो उनके साथ एसोसिएट ना रहें। यहाँ गुस्सा भी था, मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने चूंकि वो गुफ्तगू पूरी नहीं की जो उन्होंने वादा किए थे लोगों के साथ कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो उनको खासी इसी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा है। वरना आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, जिससे भी हो, हमेशा बना के रखी है। इतना टफ टाइम उन्हें जिंदगी में कभी मिला नहीं। उनके वालिद साहब को मुश्किल आई, वो जब उसमें गए, खुद ये दोनों भाई यानी कजन चौधरी शुजात और परवेज इलाही रहमान मलिक मरहूम के ने पकड़े थे पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के कहने पे, लेकिन तब भी ये सेफ हाउसेज में ही रहे थे, तो ऐसा मसला नहीं बना था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहुत सख्त हालात में उन्हें रखा गया है, और वो बहुत जाहिर है कि उम्र के उस हिस्से में है जहां बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी ऐसे आदमी के लिए सरवाइव करना। जो कानूनी तौर पे उनका राइट है वो तो उनको मिलना ही चाहिए था, लेकिन मैं बात आपको इसलिए क्लियर कह रहा हूँ कि गुस्सा यही था जो मेरा ख्याल है चौधरी शुजात हुसैन, सरवर साहब के साबिक गवर्नर पंजाब हैं, वो सब इस बात पे बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद, वरना तो ये शायद इनके लिए भी मुलाकातें मुमकिन ना होती जो तवातुर के साथ कराई जा रही हैं। वो उसका सिलसिला यही है कि इजाजत मिली है, लेकिन उसके अंदर सहूलत यही होगी कि पहले आप ठीक हो जाएं, फिर आपके जो केसेस हैं वो भी निपटा लिए जाएंगे। मुनस साहब का जरूरी नहीं है कि वो कल लैंड कर जाएं, आ भी सकते हैं, मामलात को बेहतर बनवा लिया जाएगा। चौधरी साहब की जमानत होनी है, उसके बाद चीजें सेट भी हो सकती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं। फैसला तो बहरहाल चौधरी परवेज इलाही को ही अनाउंस करना है ना कि वो क्या करते हैं, और वो जाहिर है कि अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि पहले खानदान था, अब इमीडिएट फैमिली है जिसके साथ मुशावरत करना उन्होंने करनी है। ठीक है नाना साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात भी होगी, जबकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के भी राब्ते हुए हैं। दुबई में एक प्लान क्या बन रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे मसूद साहब, दुबई में क्या हो रहा है? मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, जो मेरी कुछ लोगों से प्रोग्राम में शिरकत से पहले दुबई में बात हुई है, और उससे ये पता चल रहा है कि ये जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन थे और उनके जो ख्वाब थे, और उस हवाले से बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। PDM की जो कुव्वतें हैं वो आपस में मिल बैठकर 2006 वाले मामले पर उसी सख्ती से कायम है जिस पे किसी जमाने में मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ साहब कायम थे। तो ये एक तरह से मिसाक़े जमहूरियत की तजदीद हो रही है। इसमें बहुत सारे अहम फैसले होंगे। अगर आपको कोई शख्स ये कहता है कि उसे एग्जैक्टली खबर है तो एक खबर तो सामने नहीं आई, मुशगाफियां हैं, कुछ लोगों से बात करके ही पता चल रहा है। उसमें ये है कि एक तो निगरान सेटअप के हवाले से गुफ्तगू हुई है कि उस सेटअप में कौन से लोग आने चाहिए। बहुत से सहाफियों के नाम अचानक मंजर आम आना शुरू हो गए हैं कि शायद निगरान सेटअप उनके हवाले किया जाए। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि असल में तो निगरान सेटअप में बहुत थोड़े अरसे के लिए आना है, लेकिन निगरान सेटअप में जो नाम आएंगे वो बुनियादी तौर पर अगले 5 साल के टोन, मैनरिज्म, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को तय करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने आज कुछ मुलाकातें की
और वहां पर कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ मुलाकातें की, कुछ शयूख के साथ भी और अरब अहम शख्सियात के साथ भी मुलाकातें हुई। जो उसके अंदर गुफ्तगू हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंसर्न है। एक तो जी जी नवाज शरीफ साहब ये रिपीट करते हैं कि 2017 में पाकिस्तान जैसा था, उसके बाद पाकिस्तान एक जानबूझकर तबाह कर दिया। ये बात उन्होंने करनी ही है, ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। दूसरा, अब जो वो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब पॉलिटिकल गुफ्तगू के अलावा नहीं कर रहे, वो इकोनॉमी पर फोकस्ड है कि हमने इकोनॉमी को किस तरह ठीक करना है, किस मुल्क से क्या हमें मिल सकता है, हम माशी तरक्की, माशी ताउन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, और इस तरह की बातें। मुझे जो जिन साहब से मेरी बात हुई उन्होंने बताया, जी जी उन्होंने कहा बिल्कुल यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इकोनॉमी को दुरुस्त करने की जानिब चल पड़े हैं और चौथी दफा के वजीर आजम उन्हें नवाज शरीफ बनते नजर आ रहे हैं। कम से कम नवाज शरीफ के मैनरिज्म से यही पता चल रहा है। वो जैसे पूरे कमांड रूम ठीक में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और मईशत की बहाली के लिए ये कुछ करना चाहिए। ठीक है। राणा साहब, क्या लग रहा है 14 अगस्त जो तारीख सामने आ रही है, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, मुझे तो आज मेरी बात हुई थी लंदन में उनके कुछ करीबी लोगों के साथ, तो उन्होंने बताया था कि 4 को वो जद्दा जाएंगे और 10 तारीख की उनकी वापसी है। लंदन भी हो सकती है और उनका तो ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान आने का भी कोई फैसला अनाउंस हो सकता है। मरियम नवाज तो 10 तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगी। ठीक। मुलाकातें जैसे अमार साहब ने बताई कि क्या कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने ना 97 में पहला जलसा जाके गवादर पे किया था। वहां कोई लोगों के साथ नहीं था, वो एक मैसेज था डेवलपमेंट का। और दूसरा उन्होंने किया था गाजी बरोता पे। तीसरा फिर पब्लिक गैदरिंग्स के साथ किए थे कि मैं क्या चाहता हूं, और उन्होंने करके दिखाया। फिर जब मुल्क में अंधेरे थे, एक्चुअली अंधेरे थे, बिजली नहीं थी, फिर दहशतगर्दी थी, उसको दोनों को ठीक करके दिखाया। फिर जिन लोगों के जिम्मे था कि मामला ठीक करते, उन्होंने पाकिस्तान को ठीक करने का ऐसा टेंडर लिया कि वो आज तक संभलने में नहीं आ रहा, कि तबाही दर तबाही। वो पूरी, जब अदलिया, फौज और जनाब इमरान खान साबिक चेयरमैन सब एक पेज पे थे, सब नौनिहाल थे, सब लाडले को पाल रहे थे और पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया। तो जाहिर है आज अगर सबको समझ आ गई है, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट में जाते हुए आर्मी चीफ ने भी वजाहतें कर दी कि हम पीछे हट चुके हैं, और आने वाले चीफ बार बार कह रहे हैं कि आप अपना काम सियासतदान खुद करें, हमें अपना करने दें। तो बेहतर यही होगा कि अब भी अगर उनको नहीं है, जाहिर है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कह चुके, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, बहुत सारी गिरफ्तारियों की बातें सारे लोग कर रहे हैं कि वो अगले यानी कल का जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें हो जाएंगी, हम देख लेंगे जब होगा। लेकिन ये दावों से काम नहीं चलेगा। बहुत कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीजें, अब फैसला करें और बताएं कि आपके पास जो सबूत है उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की हो। आप उनको कौम के सामने जरूर रखें कि ये सहूलतकार थे, इनकी इंस्ट्रक्शंस थी, ये था, आप क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जितना लंबा हो रहा है उतना गलत हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सजाएं दे दें, आप चीजें सामने लेके आए ताकि लोगों को जो बात आपकी ट्रस्ट है उस पर पक्का यकीन हो जाए कि जो आप कह रहे थे वो सामने लेके भी आ रहे हैं। क्योंकि जो सहूलतकारी उनको इस वक्त बजाय जो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान बराह रास्त कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से मिल रही है, जमानतें मिल रही हैं, तो वो एक तासुर वो भी होगा कि अगर एक इतने बड़े सबूत शवाहिद मौजूद हैं तो उनको ले जाइए आप अदालत में, तो जिनको पकड़ना है पकड़िए, बातें कीजिए, ताकि पाकिस्तान को जो आगे चलाना है, जैसे आईएमएफ के साथ जो डील हुई है, मतलब मैंने देखा कि टसवे बारे हैं वो, जैसे वो आते नहीं घरों पे रोने के लिए जब कोई मर्ग हो जाए। तो इस वक्त पीटीआई की साबिक जितनी वज़रा की क़यादत जो मफरूर भी है, वो पहले कहते थे ये डिफॉल्ट कराने जा रहे हैं। अब जब डिफॉल्ट का खतरा निकल गया तो वो उनको महंगाई याद आ रही है कि पीएमएल-एन डूब जाएगी। भाई पीएमएल-एन डूबती है, डूब जाए, इस पाकिस्तान को सबसे पहले तैरना चाहिए, पाकिस्तान को रहना चाहिए, इंशाल्लाह रहेगा भी सही। फिर ये सारी सियासी जमातें, चाहे उनकी पॉलिटिकल कुछ भी उनको नुकसान हो जाए, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान है ना। फिर जिसने किया है, क्या किसी ने हमले किए? पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जो इक़्तिदार में रही बार बार, उनको हटाया गया, पकड़ा गया, तो क्या किसी ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए? नहीं किए। तो ये जो फकीदुल मिसाल हमले हुए, इसकी सजाएं भी ऐसी होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए और क्लियर और जल्द होनी चाहिए। अमार मसूद साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पंजाब में अगर इलेक्शन होता है तो कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या फ्रेंडली इलेक्शन होगा अगर दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करती हैं तो? देखिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं है। जनूबी पंजाब
में कुछ इलेक्टेबल्स हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाता है, उनकी मुखामसत है नून लीग के साथ, लिहाजा वो पीपल्स पार्टी का वोट कंसिडर हो। आम निशस्तों पर पीपल्स पार्टी का वोट मौजूद नहीं है और मेरे ख्याल में कोई ऐसी फ्रेंडली ताउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना जोर लगाएगी, लगाना चाहिए, पंजाब को तवज्जो देनी चाहिए, नून लीग अपना जोर लगाएगी। इसमें जाहिर है तहरीके इस्तेहकाम पार्टी जो है अहम रोल अदा कर सकती है। मुझे यूं लगता है तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का ज्यादातर फायदा जो है वो नून लीग को होगा, ये बुनियादी तौर पर पीटीआई के वोट तोड़ेगी क्योंकि पीटीआई के लोग इसमें हैं। दूसरा, अभी हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदल गया है 9 मई के वाकयात के बाद। अभी जो डीजीआईएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी बहुत वाजे हो गया है कि हमारी आने वाली नस्लों की, आने वाले बरसों की डायरेक्शन क्या होगी। हाइब्रिड निजाम जो सजाया गया था वो सारा का सारा लपेट दिया गया है, लेकिन इसमें जो सहूलतकार हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अगर उन्होंने उस निजाम को बिछाने में सहूलतकारी की थी तो फिर उन्हें भी काबिल ताज़ीम समझना चाहिए। हमने अदालतों पे बहुत तनकीद की, हमने एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद की, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मीडिया का और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक निजाम सजाया हाइब्रिड निजाम की प्रमोशन के लिए, उस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। आमिर इलियास राना साहब, ये जो खबरें आजकल आ रही हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट, मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखें, ख्वाहिशों पे तो किसी की पाबंदी नहीं है। जैसे बिलावल भुट्टो वजीर आज़म, क्यों आप किसी पे बैन लगा सकते हैं? आप मरियम पे बैन लगा सकते हैं, आप नवाज शरीफ पे अगर वो जब आएंगे और वो केसेस, वैसे तो ओपन एंड शट है, उनमें कोई कानूनी तौर पे गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो ना लड़ सकें, लेकिन ये भी फैसला फिर उनके अंदर होगा ना कि वो अपनी बेटी को सामने लाते हैं। पहले शाहिद फरहान अब्बासी को लाए, फिर शहबाज शरीफ को लाए, फैसला फिर उन्होंने करना है। उधर आसिफ अली जरदारी साहब अचानक सदर बने थे ना, तो वो अब भी वजीर आजम के खुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं अपने बेटी की जगह पे। लेकिन मसला ये है, मजे की बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा वोकल है कि इन पार्टियों के अंदर अपनी लड़ाई हो रही है वजारत उज़्मा की। अच्छा, पार्टी का झंडा भी उनके पास है, वाइस चेयरमैन भी वो हैं। उनको जब तोती बोल रहा था, सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया ताकि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे सामने ना आए। और उस वक्त वजीर आजम, साबिक वजीर आजम बनना चाह रहे थे कि मैं खुद बन जाऊंगा, लिहाजा 3 में ना 13 में वो सारे के सारे दौड़ रहे हैं कि चाहे वो IMF का मामला हो या वो ये इशू हो जाए कि जी वजीर आजम कौन बनेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो अम्मार साहब ने सही बात कही कि चाहे जर्नलिस्ट हैं या कुछ हैं, दुबई में इंटरव्यू जरूर हुए हैं जो निगरान वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं, और वो सिर्फ इतने नहीं होने। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए बात करते हैं कि जी वो शहबाज शरीफ और राजा रियाज का क्या काम है। भाई टेक्निकली, कानूनी तौर पर तो उन्होंने ही करना है, वो कर लेंगे जब वक्त आएगा, अभी तो नहीं आया वक्त। वो अगस्त के 12, 13 या फिर 8, 9 तारीख होगी। अगर उन्होंने 90 दिन बाद इलेक्शन कराने हैं, जैसे कि वो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो वो नवंबर में ही लेके जाएंगे इलेक्शन, ताकि उनके होते हुए इलेक्शन मेन शुरू ही ना हो। और इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, सब चीजों का पता है। अब वो लोग जो तय कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने कितनी मार खाई है। नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस तरीके से उनको 2014 से लेके जब तक वो नाअहल नहीं हुए सूली पे लटकाए रखा, गंदी गालियों के साथ। हर उस काम में जो ब्रेक हो सकती थी कि काम ना कर सके किया, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोले, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं बोले। उन्होंने जब गुस्से का इजहार किया तब भी जलसे में किया, पीछे बैठ के साजिशें नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये फैसले बहुत करीब में सुनाए जाएंगे। जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब का फैसला कर लिया गया था और लोगों को पता था, और 26 नवंबर को साबिक वजीर आजम धरना लेके पिंडी में आ गए थे, तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। फैसले जिन्होंने करने हैं वो मुलाकातें करते रहेंगे और फैसले वक्त पे अनाउंस हो जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब, अम्मार मसूद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्की मैशत की और IMF के साथ हुकूमत की डील मुकम्मल होने की। इस पर तनकीद आखिर अपोजिशन क्यों कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ माहिर मैशत जनाब डॉक्टर शाहजहान सदीकी साहब। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया कि IMF के साथ मामला तय पा गए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस पर हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की और कहा कि IMF के पास जाकर हुकूमत जो है एक बार फिर कर्ज़ों के सहारे मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है। IMF के हवाले से जब भी बातचीत होती है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों का मौक़िफ़ कुछ और होता है और अपोजिशन में
वही लोग जो हुकूमत में होते हैं जब अपोजिशन में चले जाते हैं तब उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। आज की हुकूमत भी जब माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो IMF के पास जा रही थी, बातचीत कर रही थी, तो उस वक्त भी नारे लगाया करती थी कि IMF के सामने पाकिस्तान की जो आज़ादी है इसको गिरवी रख दिया गया है। हकीकत क्या है, इसी का आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, IMF से मुआहदे के बाद माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर अपनी असल कीमत पर आ जाएगा। डॉलर की कीमत क्या हो सकती है? क्या रुपए की कदर मुस्तहकम होगी? और जो तनकीद की जा रही है हुकूमत के ऊपर, क्या ये दुरुस्त तनकीद है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो ये मुआहदा तय पाया है उसके नतीजे में नंबर 1 पाकिस्तानी मईशत की जो बहरानी कैफियत है वो फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 मईशत में जो आर्जी तौर पर ये इस्तेहकाम आ जाएगा। नंबर 3 डिफ़ॉल्ट का जो नारा है ये लंबे अरसे के लिए दम तोड़ देगा, लेकिन मईशत को ख़तरात और चैलेंजेस बढ़ेंगे। इस वक्त कतई कोई इस बात का कोई रास्ता नहीं था कि पाकिस्तान IMF के पास जाए, बिल्कुल सही किया। और 2024 में दोबारा लंबी मुद्दत के लिए जाएंगे, वो भी यकीनी है। कोई पार्टी आए वो भी जाएगी, ये तो लाजमी बात है। लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि 1993 से अब तक 30 हमारे 12 प्रोग्राम हुए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है 13वां, इसका नतीजा भी वही होगा जो पिछली 12 का है, यानी आइंदा फिर आप IMF के पास जाएंगे। ये बात 100% यकीनी है कि हमें जो मालदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं, पैसा बाहर मुंतकिल करने वाले हैं, वो बदस्तूर मज़े में रहेंगे और हुकूमत का कोई इरादा इस्लाहात करने का नहीं है। तो इससे जो डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि IMF के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कर दें कि हमारे यहाँ बहुत तनकीद होती है जब अपोजिशन जो होती है वो उस वक्त कहती है कि हुकूमत को मुआहदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत में जाके वही अपोजिशन मुआहदा करती है। हमारे यहाँ ये IMF के हवाले से इतनी तनकीद क्यों की जाती है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें इस बात को अपना फ़र्ज समझती हैं कि वो IMF के पास जाएं, और उसका मकसद ये होता है कि IMF की शराइत की आड़ में जो आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है नाजायज़ और नारवा, उसको कहते हैं ये मजबूरी थी, हम IMF के पास गए क्योंकि पिछली हुकूमत बर्बाद करके चली गई थी, इसलिए जाते हैं। नंबर 2, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल IMF के प्रोग्राम के अंदर रहे, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, ताकि उसके जो न्यू ग्रेड गेम के मकासद हैं, जो आपका नई सरजंग का दौर है ये, उसमें जो अमरीकी मकासद हैं वो उसी वक्त हासिल होंगे जो कि हम उसके प्रोग्राम में रहें। तो मुल्की अशराफिया भी चाहता है, बैरूनी अशराफिया भी चाहता है, हुकूमत भी चाहती है कि अमेरिका की जो है आशीर्वाद रहे, इसलिए वो जाएंगे। बाकी तनकीद करने की बात तो ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, 1993 से अब तक 30 बरस केयर टेकर्स को आप छोड़ दें, 12 वजीर आजम आए, 12 मुआहदे हम कर चुके, 13वां कर रहे हैं। तो कौन सा शरीफ आदमी है जो हुकूमत में आया और नहीं गया? बिल्कुल वाज़ेह है, 12 वजीर आजम और 13 दफ़े जा चुके हैं, बात खत्म हो गई। आइंदा भी जाएंगे, 2024 में भी जाएंगे। तो फिर तनकीद क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? ये तनकीद इसलिए करते हैं कि वो तनकीद बराए तनकीद है, उनको मईशत से ज़्यादा अपने इक़्तिदार से दिलचस्पी है। अवाम को एजुकेटेड नहीं है, अवाम यही समझते हैं कि बड़ा जुल्म हो गया। हालांकि असल जुल्म जो हो रहा है वो मैं आपको बता दूं क्या है। वो जुल्म ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने सब कुछ जानते हुए, सियासतदानों ने, इदारों ने सब कुछ जानते हुए ये इदराक नहीं किया कि 1979 में सोवियत इन्वेजन के बाद हमें इमदाद मिली, 9/11 2001 के बाद बेतहाशा इमदाद मिली, लेकिन 2017 के बाद से दुनिया बदल चुकी है। 2017 के बाद से अमेरिका का रवैया हमारे साथ मुआंदाना है और हम बदलना नहीं चाहते। हम वही समझते हैं जो 2016 तक था। ये एक ऐसी खौफनाक गलती है अपने इक़्तिदार के लिए, अशराफिया को नवाजने के लिए, जिसकी कोई जो कीमत जो है खुदा न खास्ता सिर्फ पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरहदों के जो सालमियत है उसको खतरात करके देना पड़ेगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये वो दुनिया नहीं है। और हम आज भी बिल्कुल फैसला कर चुके हैं कि 2024 में लंबी मुद्दत के लिए बड़ा कर्जा लिया जाएगा और उस वक्त फिर हुकूमत यही कहेगी कि जनाब पिछली हुकूमतें तबाह कर गई या वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हमने बचा लिया, अब आप अगर कुर्बानी दें जो 1958 से अब तक 23 मरतबा दे चुके हैं, तो अब एक मरतबा और दे दें
तो हम आपका सुनहरी मुस्तकबिल होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इस दौरान में जो अवाम में बेचैनी मायूसी बढ़ेगी, सूबों में वफाक के साथ जो आत्म एतमाद की कैफियत बढ़ेगी, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा होगा। मईशत को तो बहुत हो गया। अगर इस खतरे का इदराक नहीं कर रहे तो ये एक ऐसी खौफनाक गलती है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मईशत तबाह है, सब कह रहे हैं, मानते हैं, ठीक है, लेकिन पिछले बजट में इसी हुकूमत ने ये कहा था कि 3000 अरब रुपए की सालाना टैक्स की चोरी हो रही है, हम ये वसूल करके अवाम को देंगे। अब पता चला कि टैक्स जीडीपी गिर गया, चोरी तो बढ़ गई, आपने अवाम पर टैक्सेस लगा दिए। आज भी ये जो आपने 9 माह का मुआहदा किया है, इसमें भी हम इस्लाहात के लिए तैयार नहीं है, न टैक्सों के शोबे में। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें जो शहबाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने की, उसमें कहा गया कि इस बार इशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। नहीं, वो तो कुर्बानी देने तो सियासी नारा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें आपने कौमी दौलत लूट के बाहर ले जाने को रोक लिया? क्या आपने मालदार लोगों पर टैक्स आयद कर दिया? जब मैं पिछली हुकूमत ने ये कहा था, इसी हुकूमत ने सॉरी, कि 3000 अरब की चोरी हो रही है, ख्वाजा आसिफ ने अभी ये कहा कि 3970 अरब रुपए साल की चोरी हो रही है, तो क्या आपने रोक ली? क्या आपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में डिक्लेयर होती है, 18 करोड़ का काला धन होता है, क्या आपने उसको रोक लिया? क्या आपने एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया? क्या आप 2 करोड़ लोगों जो टैक्स में नहीं है, जिनको टैक्स देना चाहिए, वो ले ली? आपने विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ये है कि आप मालदार तोकों से ले रहे हैं कि आप दौलत लूटें, इनकम टैक्स मत दें, विद होल्डिंग टैक्स दे दें। अरे भाई, विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ही यही है कि आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाना नहीं चाहते। अगर आप इजाजत दें, एक जुमला बता दूं, मुस्लिम लीग उनके मंशूर के अल्फाज बता दूं, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जिस बुनियादी तब्दीली की जरूरत है, उसके ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमट कर दिखाएंगे, और वो ये है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा, टैक्स एमनेस्टी नहीं होगी। इनमें से एक भी नहीं की गई, बल्कि 100% इनराफ इन्होंने किया, पिछली हुकूमत ने किया, या शायद जो अगली हुकूमत आएगी वो भी करेगी। तो मेरा कहना ये सियासी बयान आप छोड़ दें। आपने कौन सा मालदार लोगों पर टैक्स लगाया, जरा हमें तो बता तो देना। इसलिए कि 7000 अरब रुपया आज की तारीख में हम टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप तालीम और सेहत में आप 2500 अरब रुपया कम मुख्तस कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं, बजट खसारा बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली उसी बताएगी जो उन्होंने कहा था। हमें इस बात का एहसास है कि इसके बगैर नहीं हो सकता। आज तबाह होने के बर्बाद होने के बाद न ये तैयार है, न इदारे तैयार हैं, न पीटीआई तैयार है, न कोई और पार्टी तैयार है, न कोई चौथी ताकत तैयार है, न कोई इदारा तैयार है कि ये इस्लाहात करें। ये वो आग से खेलने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब जब आप 2024 में फिर जाएंगे, उस वक्त के खौफनाक नताइज मैं आज बता रहा हूँ वो सामने आएंगे। अगर ये कौम को नहीं अंदाजा कि 1.1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए हमने कितना नचाया है IMF ने हमें, तो जब वो 7 अरब डॉलर का कर्जा देंगे तो अमेरिका क्या सियासी शराइत लगाएगा, IMF लगाएगा। उस वक्त से डरें। हम खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब हुकूमत से मेरा सवाल ये है। जी जनाब फरमाइए। लेकिन डॉक्टर साहब अगर IMF के पास हम ना जाते तो चारा क्या था, रास्ता क्या था? जिस सेकंड ऑप्शन की बात इसहाक डार साहब ने की, वजीर खजाना ने, वो सेकंड ऑप्शन क्या था? वो सियासी धोखा था। मैंने आपसे कहा कि मैं IMF को दुश्मन समझता हूं, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं IMF के पास इस पर जाने का बगैर कोई रास्ता नहीं था। और 2024 में लंबे अरसे के लिए IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो अपने आप को और कौम को धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो ये बात को यकीनी बना लें कि 2024 में जब हम लंबी मुद्दत के लिए जाएं 7 अरब डॉलर या उससे ज्यादा के लिए, तो उसके लिए इस्लाहात को कानूनी शक्ल आज दे दें, वरना वही तमाशा फिर होगा। फिर 25वें प्रोग्राम में जाएंगे, 24 में जा चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का मैंने मिसाल दी थी। 1994 में जब भारत IMF के पास गया था तो उनको सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन वो उनका आखिरी प्रोग्राम साबित हुआ। उन्होंने फौरन इस्लाहात कर ली। हम आज भी इस्लाहात की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। वो कौम को धोखा दे रहे हैं। अपने इतना तबाह बर्बाद कर लिया है कि IMF के पास जाना, कड़वी गोली, जहर उगलना, पीना जरूरी था।
लेकिन इस्लाहात करके उससे आप बच सकते हैं। जो बचने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी तैयार नहीं है, कोई इदारा तैयार नहीं है, स्टेट बैंक तैयार नहीं है, FBI तैयार नहीं है, आला अदलिया शायद तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो है वो इंतखाबात के डेट में मुदाखलत की और ये नहीं कहा कि इस्लाहात कर लें। इसलिए मेरा एक सवाल है सबसे कि जब आप मंशूर पर 100% अमल नहीं करते, उसके खिलाफ जाते हैं, तो इंतखाबात में वोट मुझसे किस बात का मांग रहे हैं? मैं शक्ल देख के मांगू कि ये आदमी हीरो है या ये आदमी जो है मोमिन लगता है देखने में? आप मंशूर से इनहराफ 100% करते हैं, लगातार करते हैं, तो फिर कौन से इंतखाबात की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, रूस से तेल आ गया, बड़े नारे थे, PTI भी नारे लगाती रही, रूस से तेल आएगा, बड़ा सस्ता मिलेगा। मौजूदा हुकूमत भी रूस से तेल तो ले आई, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत तो महंगी हुई हैं, डीजल की कीमत बढ़ी है। देखिए मोहतरम, बात यह है कि ये तस्लीम कर लें कि ये अच्छा फैसला है कि आप अपने ऑयल को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उससे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, आपको हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसमें सियासी खेल ना करें। उन्होंने कुछ डिस्काउंट हमें दिया है, वही डिस्काउंट जो उसने भारत को भी दिया है, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो कोई बड़ा रुपए की कदर आपकी गिर रही है, तो ये कहना कि कोई बड़ा आप रिलीफ दे सकते हैं, वो धोखा है। इसलिए कि अभी तो आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया है अपना, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ हुई है उसको उतना ही कहें कि जनाब हमने एक और वेन्यू अपना बना लिया, रूस से ताल्लुकात बढ़ा लिए, अच्छी चीज़ है, मगर ये झांसा मत दें कि कोई बड़ी कमी हो जाएगी, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी अदायगियाँ बर वक्त कर पाएंगे और जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी पेमेंट्स भी वक्त पर होगी? देखिए 24 की तो 100% होगी। इस वक्त जो मेरे ख्याल से अमेरिका की हिकमत अमली है वो ये है कि हमें 2024 में, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, हमें लंबी मुद्दत का कर्जा दिलवा दिया जाए और डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, ताकि इस मुद्दत में मईशत को मजीद तबाह करके एतमाद का बुरान पैदा करके हुकूमत और कौम में, सूबों में और सेंटर में इस हद तक तबाही बर्बादी कर दी जाए अनदर 4 years में फ्रॉम नाउ, कि जब उसके बाद जो उनके मकासद हैं जो इस वक्त वो हासिल नहीं कर सकते, पाकिस्तान को, भारत की चौधराहट को मुकम्मल करने, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को, पाकिस्तान की जोग्राफी क़ुव्वत को, और जो हमारी असल क़ुव्वत है कि हमारी सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं, वो हदफ है, वो आज नहीं हासिल कर सकते। अब उन्होंने हमें मोहलत दी है 4 साल की, उस मोहलत से फ़ायदा उठाएंगे। IMF से कर्जा लेने के बाद तो ये बरकत हो जाएगी, नहीं होगा तो इज्तिमाई खुदकशी होगी। अगर कोई आदमी इसके खिलाफ बात करता है तो वो आके आपके प्रोग्राम में बता दे कि नहीं जी ये नहीं होने वाला, तो कैसे नहीं होने वाला? हमने 24 प्रोग्राम IMF के रुपए की कदर, डॉक्टर साहब रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, चंद हफ्तों के लिए इस्तेहकाम होगी, फिर गिर जाएगी, यकीनन गिरेगी। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, $4 अरब की तो आपने इंपोर्ट्स रोकी हुई है, जो इंपोर्ट्स हो चुकी हैं आपने पेमेंट नहीं किए, अभी आपने मल्टीनेशनल्स के पेमेंट्स करने हैं। अभी 21 अरब की आपने इंपोर्ट गिराई है, अब इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो तो कुछ आर्जी तौर पे आपको बेहतरी नजर आएगी। इसीलिए शुरू में जब मैंने कहा था बुरान, और तो मैंने लफ्ज आर्जी और फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। आर्जी तौर पे यकीनन बेहतरी आ जाएगी, वो हुकूमत भी थोड़ा सा दबाव डालेगी, स्टेट बैंक भी डालेगी, लेकिन ये समझना कि चंद महीने के बाद ये नहीं गिरेगा, ये अपने आप को धोखा देना, ये गिरेगा। इस्लाहात करेंगे तो आगे चल के बेहतरी आएगी, लेकिन फिलहाल हमारे रिजर्व्स भी अभी बढ़ेंगे जो बाद में फिर प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने दोस्त ममालिक से $3 अरब मिलना है, हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी शायद कुछ पैसे दे दे, तो ये तो पैसा तो आएगा, लेकिन अब आपको पेमेंट्स भी करने हैं। तो डिफ़ॉल्ट का खतरा मैंने आपको बताया अमेरिकन पॉलिसी के तहत शायद अगले 4 वर्षों में नहीं है, लेकिन चैलेंजेस और खतरात बढ़ा के वो डिफ़ॉल्ट को रोक रहे हैं। ये हिकमत अमली मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट को पोस्टपोन करा के 4 बरस से उससे ज़्यादा पाकिस्तान की चैलेंजेस, पाकिस्तान के खतरात को इजाफा कर रहे हैं। हम इस मोहलत से फ़ायदा उठा के इस हिकमत अमली को नाकाम बना सकते हैं, या इस गड्ढे में गिर जाएं। आज की तारीख में फैसला आपने करना है, कौम ने करना है, आपसे मतलब है आप एजुकेट करके आवाम को तैयार करते हैं। डॉक्टर साहब, दरामदात में कुछ नरमी की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त $3.5 अरब के ज़खायर मौजूद हैं। अगर दरामदात में नरमी होती है तो फिर हम क्या दरामदात कर पाएंगे इन ज़खायर के साथ? देखिए, ये इंपोर्ट्स में जो नरमी की बात हो रही है, तो $1.1 अरब तो आपको मेरे ख्याल है 15 जुलाई तक मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि $3 अरब सऊदी अरब UAE से मिलने हैं, कुछ और पैसे मिलने हैं, तो ये कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, रेमिटेंसेस में भी कुछ आएंगी। तो ये तो अब इंपोर्ट्स को तो हमें रिलैक्स करना था, IMF की कंडीशन थी, जो है उसके बाद ये WTO की कंडीशन है, और मईशत की है, इसलिए कि हम इस साल माइनस में चले गए हैं। $21 अरब की इंपोर्ट एक साल में कम करना कोई मामूली बात नहीं है।
अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगी आपकी मईशत। अब हमें स्ट्राइक करना है एक बैलेंस, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स को रोकें, ज़रूरी इम्पोर्ट्स करें, और असल चीज़ें फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकें। आज की तारीख में चोरी के पैसे को, जायज़ पैसे को बाहर ले जाना मुमकिन है कानूनी तरीके से, गैर कानूनी नहीं। वो कानून तो बदल दो ना इंपोर्ट्स को रोकने के बजाय। अगर ये कानून बदल दें, ये पैसा बैंकों के जरिए बाहर नहीं जाएगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू जो मार्केट से खरीदते हैं, तो बड़ी बेहतरी आ जाएगी। फिर हुंडी हवाले को रोकें, उसके बाद स्मगलिंग को रोकें। इस इंपोर्ट्स को नहीं कर पाएंगे, जो करने का काम है, लेकिन अशराफियों को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए ये सारा खेल चल रहा है। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10 बज कर 3 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।